गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्गदर्शिका एनवायरनमेंट स्टैटिक प्लस करंट का ये लेक्चर 2 है और इस वीडियो में हम जनवरी के करंट अफेयर्स का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा पहला करंट से रिलेटेड जो स्पीशी हमने देखने मिली न्यूज़ में वो थी सेना स्पेक्टेबिलिस। सेना स्पेक्टेबिलिस एक इन्वेजिव प्लांट है जो कि अपने आप को इन्वेड करती है किसी एरिया में। ये कहाँ पर ऑब्जर्व की गई है? ये नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व प्लस वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में स्पॉट की गई है। ये फेटल इसलिए है क्योंकि इसने अपनी ग्रोथ को बंदीपुर एंड नगरोल टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है और मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु है, वहाँ तक इसने अपनी पॉपुलेशन को या अपनी ग्रोथ को इन्वेड कर लिया है। अब इसके इन्वेजन से प्रॉब्लम क्या है? अगर इन्वेड कर लिया है तो इट्स ओके, इट इज़ अ ब्यूटीफुल लुकिंग प्लांट स्पीशी, बट लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये है कि एक तो ये बहुत छोटे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, प्लस जो इनकी थिक फॉलिएज है अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं पर हो जाते हैं तो ये जो वहाँ की जो इंडिजिनस ट्रीज़ और ग्रासेस है, मतलब वहाँ पे जो नॉर्मली जो नेचुरली उगने वाले ट्रीज़ और ग्रासेस हैं उनका जो है उनकी ग्रोथ को जो है हिंडर करते हैं, उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, किसी भी एरिया के प्लांट फ्लोरा जो है आपका अफेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली उस पर जो भी डिपेंडेंट बायोडाइवर्सिटी है, जो भी डिपेंडेंट फोना है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो क्योंकि वहाँ के इंडिजिनस ट्रीज़ और प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो वहाँ के जो भी हर्बीवोर्स हैं जो उन ट्रीज़ और प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनके लिए फूड की शॉर्टेज हो जाती है। ओके, नाउ ये जर्मिनेशन को और नेटिव स्पीशीज़ की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेपी ईगल। नेक्स्ट जो स्पीशी न्यूज़ में देखी गई थी वो है स्टेपी ईगल। अब स्टेपी ईगल को जो है आंध्र प्रदेश में स्पॉट किया गया था ड्यूरिंग एशियन बर्ड सेंसस हुआ था जिसमें इसको आंध्र प्रदेश में स्पॉट किया गया था। ये एक रेयर स्पीशी है, प्लस ये माइग्रेटरी रैप्टर है। माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर दिया अकॉर्डिंग टू इट्स सर्वाइवल कंडीशंस। और रैप्टर माने एक ईगल या हॉल जो कि छोटी छोटी बर्ड्स और स्पीशीज़ को पे जो है अपने न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट होती है, उनको हंट करके जो है अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। ओके, नेक्स्ट इज इनकी जो रिसेंटली इनकी जो पॉपुलेशन थी उसमें डिक्लाइन देखा गया है। ओके, दे ब्रीड्स फ्रॉम रोमानिया ईस्ट थ्रू द साउथ रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टेपीज टू मंगोलिया। ठीक है, सेंट्रल एशियन स्टेपीज से मंगोलिया तक और रोमानियन ईस्ट से साउथ रशियन तक ये जो है इनका ब्रीडिंग देखी गई है। ये मूव्ड फ्रॉम लीस्ट कंसर्न टू एंडेंजर्ड स्पीशी, मतलब IUCN रेड लिस्ट में पहले ये जो थी वो लीस्ट कंसर्न में थी, अब वो एंडेंजर्ड स्पीशी में हो गई है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से डिक्लाइन कर रही है, तो ऑब्वियसली थ्रेट बढ़ रहा है इनके किसका? एक्सटिंक्शन का। इसीलिए इन्हें जो है लीस्ट कंसर्न से एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये सेकेंड लार्जेस्ट माइग्रेटरी ईगल स्पीशी है इंडिया की। इट फेवर्स ओपन ड्राई हैबिटेट्स। ये ओपन ड्राई हैबिटेट्स में रहना पसंद करती हैं जैसे कि डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, स्टेपी या सवाना। ये अपीयर्स होती है ऑन द फ्लैग ऑफ कजाकिस्तान एंड इजिप्ट। ये इजिप्ट की नेशनल बर्ड है। सबसे पहली बात, ये इजिप्ट की नेशनल बर्ड है और इजिप्ट के झंडे पे इसकी फ़ोटो देखी जाती है, प्लस कजाकिस्तान की झंडे पर भी इसकी फ़ोटो देखी जाती है। आप गूगल करना और दोनों के फ्लैग्स चेक करना। ओके, नेक्स्ट इज वाइट राइनोज। अब वाइट राइनोज न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि वाइट राइनोज की स्पीशी को बचाने के लिए IVF टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली वेयर द जीन्स फ्रॉम बोथ दी मतलब जिसमें जो है आपके जो दोनों सेक्सेस होते हैं, जो दोनों आपके मेल एंड फीमेल वो होते हैं, वहाँ से आप जो है एक आर्टिफिशियल मीडियम में
उनकी ब्रीडिंग कराते हो या उनका फ्यूजन कराते हो, और जो जाइगोट बनता है उसको आप ईदर सेम, अगर वो सेम जो फीमेल स्पीशी है या जो भी मदर स्पीशी है उसको अगर अपने अंदर इंक्यूबेट कर सकती है तो वहाँ रखते हो, या फिर आप सरोगेट मदर का यूज़ करते हो, होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। अब हम वाइट राइनोस की फैक्ट्स देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड एम्ब्रियो ऑफ नियरली एक्सटिंक्ट नॉर्दर्न वाइट राइनो डेवलप्ड बाय IVE इन विट्रो, ठीक है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब सबसे पहले जो वाइट राइनोज हैं, सबसे पहले जो वाइट राइनोज हैं उनकी दो सब स्पीशीज देखी गई हैं, सदर्न वाइट राइनोज और नॉर्दर्न वाइट राइनोज। जो सदर्न वाइट राइनोज हैं उनको नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में डाला गया है, और नॉर्दर्न वाइट राइनोज जो हैं उन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। प्लस जो ब्रॉडली अगर हम वाइट राइनोज की बात करें तो उनको हमने नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में डाला गया है। तो आप क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना कि वो केवल वाइट राइनोज लिखा है वहाँ पे, सदर्न वाइट राइनो लिखा है या फिर नॉर्दर्न वाइट राइनो लिखा है। एकदम से आप सीधे वाइट राइनो पढ़ के गलत ऑप्शन मत टिक करना। ओके, थर्ड एम्ब्रियो, इसका मतलब ऑलरेडी IVF की टेक्निक इस पर यूज़ की जा रही है, और 2 एम्ब्रियो के बाद थर्ड एम्ब्रियो जो है वाइट राइनो का बनाया गया है थ्रू IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया है? ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि वाइट राइनोस की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है और एक्सटिंक्शन का इनको डर है, एक्सटिंक्ट होने का डर है, ठीक है। अब जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये स्पीशी बनी रहे, वाइट राइनोस की स्पीशी बनी रहे, एक्सटिंक्ट ना हो, इसके लिए लिया गया है। वाइट राइनो जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है। ओके, इन्हें हम स्क्वायर लिप्ड राइनोसेरोस भी बोलते हैं। Now they are found in 2 different regions in अफ्रीका। ये अफ्रीका के 2 डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं। जो अफ्रीकन राइनो और इंडियन राइनो में डिफरेंस क्या है? देखो, अभी यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि वाइट ऐसा कौन सा पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा, या फिर आप ये पूछ सकते हैं कि वाइट राइनोज अभी न्यूज़ में किस लिए थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि IVF के थ्रू उनका थर्ड एम्ब्रियो जो है डेवलप किया गया है। प्लस उनके कुछ फैक्ट्स भी डाल सकते हैं कि वाइट राइनो जो है वो क्या वाइट राइनो सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है? हाँ है, ठीक है। वाइट राइनो की कौन सी स्पीशी का बनाया गया है IVF से एम्ब्रियो? ये भी याद रखना है कि नॉर्दर्न वाइट राइनो का बनाया गया है। ओके, इनको IUCN ने किस कैटेगरी में डाला है? वाइट राइनो को डाला है नियरली थ्रेटेंड में, सदर्न वाइट राइनो को डाला है नियर थ्रेटेंड में, और नॉर्दर्न वाइट राइनो को डाला है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो हम किसका एम्ब्रियो बना रहे हैं? नॉर्दर्न वाली का, मतलब वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तभी उनके कंजर्वेशन की ज़रूरत इतनी तेज़ी से पड़ी है। नेक्स्ट इज कि जो अफ्रीकन राइनो होते हैं और जो इंडियन राइनो होते हैं, ओके, उनमें डिफरेंस क्या होता है कि इंडियन राइनो में 1 हॉर्न होता है, अफ्रीकन राइनोज में 2 हॉर्न्स होते हैं। ये हमने देखा होगा, ये अफ्रीकन राइनो है, इसमें 2 हॉर्न है, 1 दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन। इंडियन राइनो में सिर्फ एक ही हॉर्न देखा जाता है, यहाँ पर बस एक हॉर्न होता है। ओके, नेक्स्ट इज कि इंडोनेशियन रीजन में भी जो राइनो देखे गए हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे जावन राइनो एंड सुमात्रन राइनो। जावन राइनो जो होते हैं वो 1 हॉर्न होते हैं लाइक इंडियन राइनो, और सुमात्रन राइनो क्या होते हैं? 2 हॉर्न होते हैं लाइक अफ्रीकन राइनो। अब इंडियन राइनोज के बारे में कुछ देख लेते हैं कि ये ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेटिव हैं, वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। कहाँ मिलते हैं ये? आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं, ठीक है, जल्दापारा नेशनल पार्क में मिलते हैं, पोबिदोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं, औरंग नेशनल पार्क में मिलते हैं, ओके, मानस नेशनल पार्क में मिलते हैं। ओके, तो ये सारे यहाँ पर मेंशन है, आप एक बार इनको यू जस्ट गो थ्रू दिस। नेक्स्ट इज प्लैटिपस। प्लैटिपस भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि जो ड्रॉट और अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो कि उसके सर्वाइवल के विपरीत चली गई हैं और ये एक्सटिंक्शन की कगार पर है, मतलब एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, ठीक है। ये केवल एक ही अपनी फैमिली के इकलौते ऐसे मेंबर बचे हैं जो कि लिविंग हैं इस टाइम, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है।
ये जो है वन ऑफ द 5 एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ मोनोट्रीम्स है। मोनोट्रीम्स क्या होते हैं? मैमल्स दैट ले एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग। मैमल्स किस लिए जाने जाते हैं? कि वो जो है जन्म देते हैं अपने जैसे और लिविंग बीइंग को जन्म देते हैं, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है जो है मोनोट्रीम्स। ओके, ये नॉक्टर्नल होते हैं नेचर में, मतलब रात में निकलते हैं, रात में अपना फूड वूड लेते हैं। वाइड स्प्रेड है ये अक्रॉस ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड एंड तस्मानिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर ये तस्मानिया है, तो ये इधर जो है ये नेटिव है ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड में और तस्मानिया में। ठीक है, और इसको जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। किस में? ऑस्ट्रेलिया में तो ये अनलिस्टेड है, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया में इनको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट इज वुलेमी पाइन्स। वुलेमी पाइन्स क्यों इंपॉर्टेंट थे? कि वुलेमी पाइन्स की जो सबसे पहली बात है ना, स्पीशी एक ही जगह मिलती थी, वहाँ पर भी आग लग गई अभी थोड़े दिन पहले, जो कि थे ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पर जो राहत के लिए और जो भी मतलब जितने भी वहाँ पे प्रोग्राम्स चलाए गए बुश फायर्स को कंट्रोल करने के लिए, उसमें जब पूरा बाद में देखा गया तो हमने ये देखा कि अच्छी बात थी कि हमने वुलेमी पाइन्स को ऑस्ट्रेलियन फायर्स से, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स से बचा लिया था। मतलब वुलेमी पाइन्स अभी भी सर्वाइव कर रहे थे और वो ख़त्म नहीं हुए थे। तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वुलेमी वुड पाइन्स। ठीक है, ये कोनिकल इनकी जो है लीव्स होती हैं, पॉइंटेड। ओके, सो डिस्कसिंग अबाउट इट, ये प्री हिस्टोरिक हैं, मतलब बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, और ये वुलेमी नेशनल पार्क नॉर्थ वेस्ट ऑफ सिडनी, वहाँ पर मिलते हैं। दे हैव बीन सेव्ड फ्रॉम बुश फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर्स अभी लगे थे, जो कि बहुत सबसे मतलब 2000 अब तक के सबसे ज़्यादा फेटल बताए गए, क्योंकि सारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो उसके अगेंस्ट चली गई थी। वहाँ पे मॉनसून कम हुआ। ओके, वहाँ पे जो 2019 था वो हॉटेस्ट ईयर साबित हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओके, नाउ कि ये रेयर पाइन स्पीशी के जो है ओल्डेस्ट फॉसिल हैं। वुलेमी नेशनल पार्क जो है इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर दीज ट्रीज आर फाउंड। मतलब पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही है वुलेमी नेशनल पार्क जहाँ पर ये जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त 200 से भी कम ये रह गए हैं। वुलेमी नेशनल पार्क इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेटर ब्लू माउंटेन एरिया। जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेटर ब्लू माउंटेन एरिया है उसका पार्ट है वुलेमी नेशनल पार्क। और जो ये ग्रेटर ब्लू माउंटेन एरिया है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या? ग्रेटर ब्लू माउंटेन एरिया, जिसका पार्ट है वुलेमी नेशनल पार्क। और वुलेमी नेशनल पार्क क्योंकि अब देखो 200 से भी कम स्पीशीज़ की रह गई, ऐसा नहीं है कि एक भी पेड़ वहाँ पे नष्ट नहीं हुआ, हालांकि हमने इसे पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने से बचा लिया है, इसीलिए इसको किस कैटेगरी में डाला गया है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट वुलेमी पाइन्स। नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट इज अबाउट ओफिक्टस कैलाश चंद्राई स्नेक ईल। मतलब बे ऑफ बंगाल में ये न्यूली डिस्कवर्ड ईल स्पीशी है, बे ऑफ बंगाल के एरिया में। अब इससे ये पता चलता है कि जो इंडियन कोस्ट लाइन है वहाँ पे अभी भी ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि अभी डिस्कवर भी नहीं हुई है, जिनके बारे में अभी किसी को पता भी नहीं है। उसमें से आपको ये मिली है ओफिक्टस कैलाश चंद्राई स्नेक ईल। ओके, ये नई स्नेक ईल है स्पीशी डिस्कवर्ड रिजाइडिंग इन बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में रिजाइड कर रही है। ओके, इसको डिस्कवर किया है EBRC ने। EBRC सिचुएटेड इन गोपालपुर, उड़ीसा। EBRC स्टैंड्स फॉर एस्चुरीन बायोलॉजी रीजनल सेंटर। ओके, जो ये स्पीशी है ओफिक्टस कैलाश चंद्राई स्नेक ईल, कैलाश चंद्राई ये जो आपको दिख रहा है ना, द नेम ऑफ दिस स्पीशी इज डेडिकेटेड टू डॉक्टर कैलाश चंद्रा, हु इज द डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI के डायरेक्टर हैं। एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एनिमल टेक्सोनॉमी इज रियली वास्ट, जिसकी वजह से इस स्पीशी का नाम उनके नाम पर रख के ये उनको एक वोट ऑफ थैंक्स के तौर पर दिया गया है। ओके, दिस इज द 8th स्पीशी ऑफ ओफिक्टस जीनस। ओफिक्टस जीनस की ये 8th स्पीशी है।
जो कि इंडियन कोस्ट में पाई गई है। ये 50 मीटर की डेप्थ पर रहते हैं। 420 मीटर से 462 mm, सॉरी 420 mm टू 462 mm इन लेंथ, सॉरी। लाइट ब्राउन कलर की होती हैं विद वाइट फिन्स, इनके माइन्यूट लेवल पे बहुत वाइट फिन्स होते हैं। इनका जो आउटर सरफेस होता है बॉडी का वो स्लिमी होता है। और एक बात ध्यान रखने की ये है कि ये नॉन पॉइजनस हैं। ओके, दे हैव अ visible length and visible structure of teeth, but they are not poisonous, ठीक है। they feed on small fish and crabs, पर ये जो है feed करती हैं। so this was all about Ophiuchthus calashtandrai snake eel। आपको बस बेसिक चीज़ें इसमें याद करनी है कि ये डिस्कवर्ड है, कौन सी जो है Ophiuchthus जीनस की कौन सी स्पीशी है, कहाँ मिली है, किसके नाम पर रखी गई है, और जिसके नाम पर रखी गई है उनका डेजिग्नेशन क्या है। ओके, ऐसे ही यही क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाते हैं, एंड यू हैव टू चूज दी विच वन आर करेक्ट, विच वंस आर रॉन्ग। ओके, तो नेक्स्ट इज अबाउट बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व अभी न्यूज़ में था। क्यों था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है टाइगर की एक कॉलोनी आके रिजाइड करने लगी है। मतलब वो एरिया में टाइगर, आई एम सो सॉरी, टाइगर्स नहीं, एलिफेंट्स। उस एरिया में क्या होता था, एलिफेंट्स आते थे, स्टे करते थे और फिर कुछ टाइम के बाद चले जाते थे। लेकिन 2018 लास्ट में ये देखा गया कि कुछ एलिफेंट्स वहाँ पर आए हैं एंड दे हैव नॉट गॉन येट, मतलब वो वहाँ गए नहीं हैं, दे आर रिजाइडिंग ओवर देयर। इससे क्या पता चलता है, सबसे पहले तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर जो भी एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो भी फ्लोरा फोना, पानी की व्यवस्था या वट एवर द सिचुएशन इज़, वो उन एलिफेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट है, उनके सर्वाइवल के लिए अप्रोप्रिएट है, इसीलिए वो वहाँ पर रुके हैं। ओके, नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द वाइल्ड इज 27,312, ठीक है। इंडिया में कितनी एलिफेंट रिजर्व्स हैं, 29, और कवरेज ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स ओवरऑल क्या है, 65,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन जिन स्टेट्स में देखी जाती है वो है असम, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, है ना। और अभी कहाँ देखी गई है, एमपी में। बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश की जो है फर्स्ट एलिफेंट कॉलोनी उन्हें मिल गई है बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। मतलब मैंने बोला ना कि कॉलोनी मतलब जो वहाँ पर रिजाइड कर रहे हैं वो उनको वहाँ पर मिल गई है। एंड ये कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट, जो बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व है आपकी, ये नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर है, ये गई बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पर है। और ये किसकी एजेस पे, सतपुरा माउंटेन रेंजेस की एज पर है। तो ये आपसे पूछ लेते हैं कि वहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास, तो आपको पता होना चाहिए सतपुरा माउंटेन रेंजेस। ओके, नेक्स्ट इज, ये जो कॉलोनी एंटर की थी वो दिसंबर 2018 में एंटर की थी बंधवगढ़ में। बंधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है उसको 1968 में नेशनल पार्क की घोषित किया गया था और 1993 में उसको एक टाइगर रिजर्व की उपाधि दी, मतलब टाइगर रिजर्व की तरह कैटेगराइज किया गया, ठीक है। जो एलिफेंट्स माइग्रेट करें हैं वो छत्तीसगढ़ से माइग्रेट करें। ओके, दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम छत्तीसगढ़। इट्स मेंशन कैन बी फाउंड इन दी, अब जो ये बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ना, इसका मेंशन जो है वो नारद पंचरत्न एंड शिव पुराण, मतलब ये इसका जो व्याख्यान है ये बहुत पुराना है। ये ऐसा माना जाता है कि ये रामायण के टाइम से इसका जो है जिक्र हो रहा है। तो ये एक बेसिक फैक्चुअल न्यूज़ है, शायद डाल दें, मुझे मिली तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। ओके, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको अपनी पहली एलिफेंट्स कॉलोनी मिल गई है, तो वो बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है, एमपी में है। किसके पास है, सतपुरा माउंटेन रेंजेस नॉर्थ ईस्ट एज पर है। किसके मतलब 9 टाइगर रिजर्व की इसको कहाँ, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब जो टाइगर रिजर्व वो टाइगर रिजर्व है, एक बार को नहीं भी पूछें, लेकिन क्योंकि ये पहले नेशनल पार्क था फिर टाइगर रिजर्व हुआ, तो आपको ये याद रहने चाहिए। तो 1993 में उसको टाइगर रिजर्व बोला गया। ओके, द एलिफेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम छत्तीसगढ़। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस lecture. Thank you. Tomorrow's lecture will be coming between 11 a.m. to 12 p.m. So get ready for tomorrow's lecture. Thank you. Have a good day.